ओके जी, क्या तिलावत हो जाए जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, मैंने आप लोगों को कल एक क्विज दिया था, हो गया? टैली बताओ, गुडविल क्या आई थी? पीपी में मसले हैं भाई। गुडविल आ रही है, कह रहे हैं मुजम्मिल हुसैन 12,900। अच्छा, पीपी का जो आपको बैलेंस शीट का दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, पहले तो पेरेंट का देख के बताओ कितना है सवाल में। टोटल 25,000 रुपये का पीपी आ रहा है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ, सही ना? आप उसके अंदर कितने एसेट्स हैं? 3 है, लैंड है, बिल्डिंग है और प्लांट है। आपने 2 एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी करनी थी, क्योंकि आपने जो फेयर वैल्यू के पैसे ज्यादा दिए थे वही इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट करके आपने रिपोर्टिंग पे लाके वो भी ऐड करने थे, क्योंकि आपने पैसे दिए थे ज्यादा। तो जो ज्यादा पैसे दिए थे वो सब्सिडी की बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वो आपके बुक्स में तो आ रहे हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से वही डिफरेंशियल अमाउंट आप लोगों ने पे की थी ज्यादा, जो कि सेपरेट बुक्स का पार्ट नहीं है। तो आप जब पैसे दे चुके थे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके जो असल एसेट लेके आए हो उसके अंदर ये इंक्रीमेंटल अमाउंट भी शामिल था, तो उसको आफ्टर डेप्रिसिएशन भी ऐड करोगे तो वो मैच हो जाएगा। क्लियर है? या अमाउंट्स लिख लें यहाँ पे? नहीं, जैसा कह लो लिख लें। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल सर आगे कंसोलिडेशन बैलेंस हो जाए मगर आंसर मैच ना हो तो सवाल सही होगा या गलत? देखो भाई, अगर आपने एक आध भंड मार दिया तो जितना सही किया उससे मार्क्स मिलेंगे, और जो अमाउंट गलत है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो फर्क रहेगा आपका। सही जी। खैर, आप अपने पास हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसीज। अच्छा भाई, हमने कहा ये है हमारी पेरेंट, ये है हमारी सब्सिडरी भाई। अच्छा, पेरेंट जब इस कंपनी को खरीदने गया, सही जी, और वो डेट है ऑन जनवरी 1, 2023, तो इस दिन के ऊपर इस सब्सिडरी के ऊपर इस बंदे ने किया हुआ केस, इस बंदे ने किया हुआ केस। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपने जो डिफेक्टेड माल सप्लाई किया था उसकी वजह से ये इंजरीज हुई हैं, और मैं आपसे क्लेम कर रहा हूं कोई ₹2,500। ये क्लेम किसका है? इस कस्टमर का। इस बंदे ने केस किस पे किया है? सब्सिडरी पे। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा लॉजिकली बात समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल स्टैंडर्ड्स लिंक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कहूँगा जब वो करेंगे तब देखेंगे, साथ साथ देख लेते हैं। अच्छा, अब है क्या सीन? सीन ये है कि मैं कह रहा हूं कि भाई आपको IS 37 ये कहता है कि आपके ऊपर अगर कोई केस फाइल करे, आपके ऊपर अगर कोई केस फाइल करे, सही है जी, आप उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड तब करेंगे जब आपके पे करने के चांसेस प्रोबेबल हो। पे करने के चांसेस
प्रोबेबल हो। अच्छा भाई बात समझिएगा। अच्छा फिर हमने बोला भाई व्हाट डज इट मीन बाय प्रोबेबल, तो भाई वो कहता है कि भाई पे करने के चांसेस प्रोबेबल तब होते हैं जब आपको लॉयर कह दे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है नहीं, आपको लॉयर कह दे कि आपके ये केस हारने के चांसेस 50% प्लस हैं, तो आप इस लायबिलिटी को कर लेना रिकॉर्ड। वापस से बात किसकी चल रही है? सब्सिडरी की। सब्सिडरी पे क्या फाइल हुआ हुआ है? केस फाइल हुआ हुआ है। ये सब्सिडरी इस केस की अकाउंटिंग या लायबिलिटी तब रिकॉर्ड करेगी जब इसके ये केस हारने के चांसेस प्रोबेबल हो, यानी प्रोबेबिलिटी हो कि ये हार जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा फिर IAS 37 हमें कहता है व्हाट इफ आपके हारने के चांसेस प्रोबेबल ना हो, आपके हारने के चांसेस प्रोबेबल ना हो, तो हम कहते हैं फिर क्या होगा भाई? बोलेंगे या तो हारने के चांसेस क्या हो? अनलाइकली हो, सही है जी, या पॉसिबल हो। भाई पॉसिबिलिटी है कि हार जाएंगे पर पक्का नहीं पता। तो इस केस में वो कहता है कि आप इस केस को डिस्क्लोज कर देना, खाली शेयर होल्डर की मुतवज्जा कर देना है, उसको यहां पे अटेंशन में ले आना कि भाई ये चीज चल रही है। और हमने इसकी लायबिलिटी इसलिए नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मुझे मेरा लॉयर ये कह रहा है कि हिस्ट्री ये बताती आई है कि आज तक जब भी ऐसे केसेस हुए हैं तो हमारे फेवर में आए। यानी भाई लॉयर तो ऐसे आपके जैसे प्रेसिडेंट्स बहुत सारे देखता है ना, उसको तो पता होता है कि इसमें आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है, तो वो आपको पूरी छानबीन करके ये देख करके हिस्टोरिकली अगर ऐसा केस फाइल हुआ है तो कौन जीता है, तो हिस्टोरिकली देख दाख के उस लॉयर ने इस सब्सिडरी को बोला होगा कि भाई तुम ये केस नहीं हारोगे, तुम्हारे हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है। तो जब तुम्हारे हारने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो रिकॉर्ड करना तो बेवकूफी है। तो हमने कहा फिर क्या करें? उसने बोला भाई पॉसिबल है हार जाओ, अनलाइकली है हार जाओ, लाइकली नहीं है। क्या कह रहा है ये? अच्छा ये जो अल्फाज यूज किए ना फिर ये यूज होंगे आगे। अनलाइकली का मतलब है देयर इज लीस्ट लाइकलीहुड कि आप ये हार जाए। पॉसिबिलिटी का मतलब है हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि हार गए, पक्का नहीं पता, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस केस में वो कहता है कि आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खाली अवेयर करें कि ये चल रहा है, यानी लिख के दे दें कि ये माजरात हैं, ये मामला है, इतने का केस फाइल हुआ है, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमारे हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है। ये सारी कहानी किसकी किताबों में हुई हुई है? सब्सिडी की किताबों में। थर्ड पार्टी, हाँ तो जाहिर सी बात है ना, वही बताएगा ना, या तो कंपनी का अपना लॉयर हो, जो भी हो, कंपनी का अपना लॉयर हो, थर्ड पार्टी लॉयर हो, जो भी हो। तो अभी आ रहे हैं ना पेरेंट बाबू, चलो अपने के साथ मैनिपुलेशन कर ले, फिर ऑडिट क्यों कराते हैं? ऑडिट भी तो होता है ना यार, ऑडिट होता है, फिर मैं अपना एक्सपर्ट लगाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा तुम गलत कह रहे हो, तो वो सारे पंगे हैं। तो अपना तो रख ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसके फाइनेंशियल्स भी जो मैं लूंगा वो ऑडिटेड लूंगा ना, सही है ना? बिल्कुल चोरी की तरफ दिमाग जाता है फौरन तुम लोगों का कि भाई चोर होगा, गलत किया हुआ होगा। सही नहीं सोच रहे हो कि भाई सही किया हुआ होगा, गलत मैनिपुलेशन हुई तो क्या होगा, पहले ये तो सीख लो कि हुआ हुआ क्या है, सही है, सुकून से जानी। खैर है, चलो इधर कहने का मकसद ये है कि अगर मैनिपुलेशन हो भी ना तो ऑडिटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो पेरेंट एंटिटी जब इसके एफएस लेगा तो अनऑडिटेड होंगे या ऑडिटेड होंगे? क्योंकि उसके लिए वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सीधी सी बात है, उसूल ये चल रहा है। चलें जी फोकस के साथ। अच्छा भाई, अब 1 जनवरी को पेरेंट एंटिटी पहुंच गई सब्सिडरी के शेयर होल्डर के पास, बोला भाई हमें ये कंपनी खरीदनी है, हमें ये कंपनी खरीदनी है। बहुत फोकस होके देखना, हमने कहा भाई जब कंपनी खरीदनी है तो इस दिन पे इस कंपनी के एसेट्स जो हैं वो 12,000 रुपए के, लाइबिलिटीज 1,000 रुपए की है, शेयर कैपिटल 8,000 है, शेयर कैपिटल 8,000 है आपका, और आपका, बल्कि ये उल्टा कर दिया हमने, शेयर कैपिटल रखते 2,000 और डिफरेंशियल कितना आता है भाई? 9,000। ऐसा ही ना, 9 2 11 1 12, ये पूरी हो गई आपकी टैली।
अच्छा, ये हालात वाकयात किस दिन के हैं? 1 जनवरी के, जब मैं पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने गया। अच्छा, अब पूरी कहानी सुनने के बाद एक बात बताओ, क्या ये 2500 रुपए की लायबिलिटी यानी क्या सब्सिडी की बुक्स में है? अच्छा, रिकॉर्डेड नहीं है। 2500 की नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि चलो इसको मैं 5000 भी कर दूं लायबिलिटी को, तब रिकॉर्डेड होगी? हाँ, आप बोलेंगे क्योंकि हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है, डिस्क्लोज हुई है। यानी पूरा गेम समझाने का मकसद ये है कि जब भी आपको पता लगे कि आप सब्सिडी को खरीदने गए और उसके ऊपर एक केस चल रहा है और एक लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो उसका मतलब है वो रिकॉर्ड, वो क्या हुई हुई है? डिस्क्लोज हुई हुई है, सिर्फ लिखी हुई है बस। अकाउंटिंग नहीं हुई, सिर्फ लिखी हुई है। अकाउंटिंग नहीं हुई, सिर्फ लिखी हुई है। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो रिकॉर्डेड होगी। तो हमने तभी तो पूरी कहानी यहां से शुरू की है। प्रोबेबल होगी तो रिकॉर्डेड होगी, नहीं होगी तो रिकॉर्डेड नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर है? यानी अभी आप सब्सिडी को खरीदने गए, सब्सिडी के शेयर होल्डर से फाइनेंशियल मांगे, आप फाइनेंशियल्स घुमा रहे हैं और आपको लिखा हुआ एक केस लिखा हुआ दिखा, एक केस लिखा हुआ दिखा। उस केस के लिए आपने देखा कि यार एक कस्टमर ने केस फाइल किया हुआ, ये माजरात थे, और हम कहेंगे कि हमने इतनी अमाउंट एक्सपेक्टेड है जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज वी हैव अ फेवरेबल चांस टू विन द केस। ये अंग्रेजी कह के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाते हैं। उसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है? डिस्क्लोज हुआ है। यहां तक की कहानी है। अच्छा भाई, अब पहुंच गए पेरेंट एंटिटी किसके पास? शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर के पास। और सब्सिडरी को अब एक्वायर करने लगा हूं। अच्छा, वॉट एवर द केसेस, वॉट एवर द केसेस, मैं सबसे पहले नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी निकालता हूं। कौन से डेट पे भाई? एड एक्विजिशन। मैंने कहा शेयर कैपिटल कितना है भाई? 2000 जानी, और रिटेन अर्निंग कितना भाई? 9000। ये कितना? 11000। क्या आप इस बात को मानते हैं कि दिस इज द नेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो तो यू विल गेट 11000 इक्विटी। अच्छा, फिर हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसकी पीपी की जो फेयर वैल्यू चल रही है, ऊपर पीपी कितने का आ रहा है? समझो पीपी है सिर्फ, ये 12 से अज्यूम कर रहा हूं, सिर्फ पीपी है। कितने का आ रहा है? 12000 रुपए का। अच्छा, जब सिर्फ वो 12000 रुपए का आ रहा है तो मैंने कहा उसकी फेयर वैल्यू जो मुझे लग रही है वो आ रही है सर आपके पास 15000 की। तो मुझे बताओ यहां पे मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होगी? ₹3000 की। ये आपके पास, प्लीज फोकस होके देखना, ये आपके पास अब नेट एसेट्स कितने पे पहुंच गए? 14000 रुपए पे। यानी आपने अपने एसेट्स को कहा कि भाई ये इतने से ज्यादा है, और आपने वैल्यूएशन कराई है सब्सिडरी ने, हमने। इसका सेपरेट बुक्स में कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक बात की क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें अब फोकस होके देखिएगा। अच्छा, मैं यहां पे इसको क्लोज करने लगा था, मैं यहां पे सिर्फ साइड में लिख देता हूं सिर्फ याद दहानी के लिए। ये कितनी अमाउंट है? 14000। अच्छा, 14000 का ब्रेकअप बना देते हैं सिर्फ समझने के लिए। प्लीज देखो, यहां पे अभी लिखना नहीं है, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, इस ब्रेकअप के अंदर, इस 14000 के ब्रेकअप के अंदर 12000 रुपए के सब्सिडी के एसेट्स हैं, 3000 की तुमने की है ना, और लायबिलिटी है। दिस इज फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू पे, इसके लिए पे करने जा रहे हो। अच्छा, अब बहुत सुकून से समझना, मैं गया मार्केट में और मैंने कहा टोटल मुझे इसके शेयर्स मिलेंगे, टोटल मुझे इसके शेयर्स मिलेंगे कोई कुल मिला के 18000 के, कोई कुल मिला के 18000 के। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं जो ओवर एंड अबव दे रहा हूं वो गुडविल के लिए दे रहा हूं, कितने?
यानी अब देखें, आप लोगों ने यहाँ पे हिलना नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों के खुद के मुंह के अल्फाज हैं कि सर अभी मैं ये जो 18,000 रुपए हैं, इस 18,000 की कॉम्पोजिशन बना लें। पहला एसेट्स, दूसरा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तीसरा लायबिलिटी, चौथा गुडविल। इससे नहीं मुकरना फिर, ये तुम लोग कह रहे हो, सही है, ये कंपोनेंट्स हैं इसके। अच्छा, जैसे ही मैं पेजेस घुमा रहा था सब्सिडरी के, तो मुझे नजर आई एक कंटिंजेंसी, मुझे नजर आई एक, मेरा दिमाग चला, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करते हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं कार खरीदने गया था अपनी, तो जब मैंने कार का सौदा किया तो मैंने बोला ये इतने की चल रही है। ऐसी बात है, हर एक एक्सपेक्ट्स के पैसे होते हैं ना कि भाई लगी भी नहीं है, कलर ये है, कलर अच्छा होता है तो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, फिर पता लगा कि भाई एक जो उसका पार्ट है, सही है जी, उसमें थोड़ा काम करवाना, या हो सकता है वो बल्ली मुझ पे आ जाए, हो सकता है वो बल्ली मुझ पे आ जाए। आप क्या करेंगे, आप उसको वो वैल्यू देंगे या उसकी वैल्यू गिर जाएगी? उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अच्छा, यानी बात समझिएगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। आप खुद कह रहे हैं भाई ये मैं, मुझे अगर डाउट है कि इसमें ये मसला है, तो मैं उसके पैसे वही रखूंगा या गिरा दूंगा? गिरा दूंगा। अच्छा, अब बात समझिएगा, मार्केट में घूम रहा हूं, मार्केट में वैल्यू 18,000 चल रही है, क्योंकि बायर्स आर विलिंग टू बाय दिस कंपनी एट ₹18,000। बायर्स आर विलिंग टू बाय दिस कंपनी एट ₹18,000। इससे प्राइस तो नीचे नहीं आ सकती। पर अब आपको IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि भले ही एक लायबिलिटी उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पर हो सकता है ये तुम पे आ जाए, तो तुम अपने लॉयर से पूछो कि क्या चल रहा है, और उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी को आज तुम अज्यूम कर लो, उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी को आज तुम, क्योंकि जब तुम एक्वायर कर रहे होते हो ना किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी होती है ना, कि भले ही उसके पे होने के चांसेस प्रोबेबल ना हो, किसके पर्सपेक्टिव से, बट व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ ग्रुप, तो आप कह लो भाई हो सकता है मुझ पे आ जाएगी। अगर आपका लॉयर कह दे कि आपके इसके हारने के चांसेस प्रोबेबल, तो आप भी 0 रखें। पर अगर आपका लॉयर बीइंग अ पेरेंट एंटिटी ये कह दे कि मेरे हिसाब से इतने पैसे आपको हो सकता है देने पड़ जाएं, तो क्या वैल्यूएशन के अंदर, मैं फिर तुमसे रिपीट कर रहा हूं, क्या वैल्यूएशन के अंदर मुझे उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? यस, पूरी कहानी सुनाइए इस पे। अच्छा, ये वैल्यूएशन के अंदर मैं मस्ती कर रहा हूं या सब्सिडरी? मैं कर रहा हूं ना, मेरी मस्ती है ना। सब्सिडरी क्या बोल रहा भाई तुझे खरीदना खरीद, नहीं खरीदना निकल, मैंने तो डिस्क्लोज किया हुआ है, उसके बाद सबूत है, लॉयर का वो है। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं तो अपने लॉयर से पूछूंगा, मैं तो ड्यू डिलिजेंस करवा के खरीद रहा हूं सब्सिडरी, पूरी वैल्यूएशन करवा रहा हूं। अब मुझे ड्यू डिलिजेंस के लिए एक तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती है, एक लीगल ड्यू डिलिजेंस होती है। कितनी होती है? 2, फाइनेंशियल, लीगल। जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है उसके साथ साथ जब लीगल ड्यू डिलिजेंस हुई, तो मेरा लॉयर मुझे कह रहा भाई हो सकता है कि दिस लायबिलिटी इज गोइंग टू बी पेड बाय यू। तो क्या सब्सिडी ने रिकॉर्ड की हुई है? क्यों नहीं की हुई? उसके लिए प्रोबेबल, पर मेरे लॉयर की मस्ती ये कह रहा हो सकता है तुम पे आ जाएगी। तो क्या मैं खरीदते वक्त इस वैल्यूएशन को अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करूं? पक्की बात है। अच्छा, अब जरा एक एक करके सुनना है। जब मैं इसको अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाओ। अगर ये वैल्यूएशन मेरी लायबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाए, तो मेरे नेट एसेट्स कम हो जाएंगे या ज्यादा? पक्का? वापस सोचो, अगर यही लायबिलिटी सब्सिडी रिकॉर्ड करके बैठा होता, तो आपको क्या लगता है कि ये नेट एसेट्स इतने ही होते, कम होते? अब बाखुदा देख लो, लायबिलिटी को सिर्फ आप 2,500 से इनहेंस कर दें, तो आपके नेट एसेट्स, क्योंकि आपका मजीद एक्सपेंस हो जाता ना, और एक्सपेंस होता तो रिटेन अर्निंग। पर क्या ये सब्सिडी की किताबों में हुआ है या हम करेंगे अब? अच्छा, क्या मैं ये सब्सिडी की किताबें चेंज कर रहा हूं या कंसोलिडेटेड बुक्स की मेरी वैल्यूएशन है? मेरी वैल्यूएशन है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रूडेंटली जब एक चीज मैं खरीद रहा हूं तो मैं देख रहा हूं मैं किसके कितने पैसे दे रहा हूं, जिसको हम IFRS की जबान में कहते हैं परचेज प्राइस एलोकेशन। क्या कहते हैं? मैं अपने हर एक रुपए की एलोकेशन कर रहा हूं कि कितने पैसे किसके लिए दिए हैं। अभी रिकॉल करते हैं, तुम लोगों ने कुछ देर पहले मुझे कहा था मैंने सर 12,000 एसेट के दिए हैं, हाँ या नहीं? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के दिए और लायबिलिटीज के नहीं दिए।
क्योंकि वो तो नेट हो जाते हैं ना, नहीं दिया माइनस कर देता हूं ना, नेट एसेट्स हैं। लायबिलिटीज तो मैं बोलता हूं ना, मैं ही अज्यूम करता हूं, तो इसके पैसे क्यों दूं भाई, हटा दिया। तो कह रहा हूं ये 3 है। फिर मैंने कहा आप कह रहे थे मुझे कि गुडविल के दिए, आप क्या कह रहे थे मुझे, अच्छा पर अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक और लायबिलिटी अज्यूम कर रहा हूं, सही है जी, और मैं कह रहा हूं वो कौन सी लायबिलिटी है, केस की लायबिलिटी कितनी है वो, ये माइनस किया मैंने। अच्छा जब ये मैंने माइनस किया तो अब नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं, कितना, 11,500। अच्छा अब जरा मैं यहां पे इसको यहां पे काटी लगा के, तो सर ये तो ब्रेकअप ही नहीं बन रहा, एक मिनट, ये तो ब्रेकअप ही नहीं बन रहा, क्या ऐड करूं उसमें, $2500 ये भी ऐड कर दूं, और यहां पे लिख रहा हूं लायबिलिटी अज्यूम्ड, लायबिलिटी अज्यूम्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इंक्रीमेंटली 2,500 रुपए की लायबिलिटी है, क्या ये मैंने अज्यूम की है, हाँ या नहीं। अच्छा अब ग्रुप के हिसाब से सोचते हैं, ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि मैं तो ग्रुप बना रहा हूं ना, मैं तो इन्वेस्टमेंट के पैसे दे रहा हूं। अच्छा अब 18,000 रुपए अपनी जगह स्टैटिक है, मैं गया शेयर होल्डर के पास, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास तो केस भी चल रहा है, वो बात समझो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो कह रहा है भाई केस तो चल रहा है, इस केस के होने के बावजूद भी मुझे लोग दे रहे हैं पैसे, बात समझो, वो क्या कह रहा है, इस केस के होने के बावजूद भी मुझे लोग 18,000 देने को तैयार हैं, आपको नहीं चाहिए आप निकले दूसरा खरीद लेगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है। तो 18,000 रुपए की प्राइस तो फिक्स है। अब कहने का मकसद ये है कि मुझे ये देखना है मैंने कितने पैसे किसके दिए। आपको मैं मजे की बात बताऊं, इस 2,500 को माइनस करने से ना सिर्फ एक चीज हुई है, मैं गुडविल के ज्यादा पैसे दे रहा हूं। अब मैं गुडविल के, तो वो यही कह रहा है स्टैंडर्ड के भाई सही वैल्यूएशन करो यार, इंसानों की तरह, जिसके जितने पैसे हैं वो दिखाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ। यानी अब मैं अगर बात कहूं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट अब डेबिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट में डेबिट करूंगा, तो अब मेरी 18,000 की इन्वेस्टमेंट क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रही होगी, जरा एक एक करके वापस से सुन लेते हैं। पहला 12,000 के एसेट्स, दूसरा 3,000 की पीपी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा 1,000 रुपए की लायबिलिटी माइनस कर दो, पर क्या मैंने मजीद लायबिलिटी अज्यूम की है, वो भी। अच्छा फिर जो बाकी पैसे दिए, तो पता है होता क्या है, वो कहता ये है कि whenever you assume additional liability, technically you are paying additional for the goodwill, technically you are paying, तो एडिशनल पे कर रहे हो तो बताओ ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर आपको शक है कि लायबिलिटी आप पे आएगी तो आपको इसके पैसे देने बनते नहीं है, तो आपने माइनस कर दिया, तो फिर भी ज्यादा दे रहे हो, तो गुडविल के ज्यादा पैसे हैं। अगर आप इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते ना बेटा, तो इसका मतलब यह है कि आप कहते हैं कि मैं गुडविल के कम पैसे दे रहा हूं और आप ये लायबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहे। पर इस केस में वाइस वर्सा जो मैंने अभी केस किया, इसमें टेक्निकली मैं लायबिलिटी अज्यूम कर रहा हूं, तो ये लायबिलिटी अज्यूम कर रहा हूं तो नेट एसेट सेम रहेंगे या कम हो जाएंगे। अच्छा इस नेट एसेट्स के कम होने से पता है सिर्फ एक ही एंट्री का इफेक्ट आया है, लायबिलिटी क्रेडिट गुडविल डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट, ये कोई एक्सपेंस है या गुडविल की मद में पैसे ज्यादा हैं? तो मैं यही बता रहा हूं अपने शेयर होल्डर को कि भाई मैंने आज, अच्छा पेरेंट अपने शेयर होल्डर को बोल रहा है, पेरेंट किसको बोल रहा है कि आज मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी और उसकी एंट्री क्या बनाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश कितने से। तो आज मेरा शेयर होल्डर मुझे अकाउंटेबल ठहराए और मुझे बोले कि भाई तूने तो मेरा पैसा यूज करके सब्सिडी बनाई है ना, बता इसके अंदर क्या क्या मिला, एसेट मेरे, हाँ या नहीं, और एसेट के लिए तुमने उतने ही दिए जितने बनते हैं उससे ज्यादा, कितने ज्यादा। अच्छा क्या तुमने उसी कंपनी की लायबिलिटी अज्यूम की, तुमने बोला लायबिलिटी भी मुझे चिपक गई, वो इस इन्वेस्टमेंट में नेट हुई भी है, हाँ या नहीं। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं क्या सिर्फ वो लायबिलिटी है, मजीद भी है, तो मैं कह रहा हूं एडिशनली मुझे उसके पैसे देने नहीं चाहिए थे, पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर रेडी टू पे द अमाउंट, पर उसके अलावा भी मैं ज्यादा पे कर रहा हूं, तो किसके पे कर रहा हूं, गुडविल के। तो सॉर्ट ऑफ हुआ क्या है, इस 2,500 का एक ही इंपैक्ट है जो आईएफआरएस में एक लाइन लिखी हुई है, व्हेनेवर यू अज्यूम कंटिंजेंट लायबिलिटी योर गुडविल विल बी इंक्रीज्ड। आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, लॉजिकल बात है ना, प्राइस तो फिक्स है, जब इसके पैसे देने नहीं है तो लायबिलिटी अज्यूम कर रहे हो, नेट एसेट्स कम हो रहे हैं तो गुडविल क्या हो जाएगी,
ज्यादा हो जाएगी। तो क्या इस 2,500 रुपए का सिर्फ मतलब समझ आ रहा है कि अज्यूमिंग दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन गुडविल, इंक्रीज इन गुडविल। तो ये एक्सपेंस में नहीं बदलेगी, इससे गुडविल क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। सिंपल अपने शेयर होल्डर को बताओ इन्वेस्टमेंट के ये कंपोनेंट्स हैं। यहां तक रुक के मैं सवालात पूछ लेता हूं, एक एक करके पूछ लो। पहले ये सर प्रैक्टिकली देखा जाए अगर केस हुआ तो गुडविल कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका काम नहीं, देखो कम नहीं होनी चाहिए। वापस से प्राइस आप डिसाइड करते हैं या मार्केट? मार्केट इज रेडी टू पे 18,000। अब वो आपको कह रहा है कि उस 18,000 में आप देखें आपने किस किस चीज के पैसे दिए, किस किस चीज के पैसे नहीं दिए। अब आप एक वेंचर अपने पास लेकर आ रहे हैं, तुम बताओ क्या उस वेंचर के एसेट ला रहे हो उतने पे या महंगे? उसकी लायबिलिटीज ला रहे हो, और वो लायबिलिटीज भी ला रहे हो जो उसने रिकॉर्ड नहीं की हुई, हाँ या नहीं? तो जब उसके वेंचर की वो लायबिलिटीज भी ला रहे हो जो उसने रिकॉर्ड नहीं की हुई है, तो टेक्निकली उस वेंचर की वैल्यू कम हो जाती है। उस वेंचर की वैल्यू दैट यू कैन सी हियर क्लियरली, ये रही। तो वेंचर की वैल्यू कम हो रही है तो पैसे फिर भी तो किसके हैं वो? तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ये 2,500 नहीं होता ना तो आप कहते हैं कि मैंने गुडविल के पैसे कम दिए, पर आप कह रहे हैं लायबिलिटी अज्यूम करने के बावजूद भी मैंने पैसे, तो जाहिर सी बात है गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि गुडविल मार्केट के हिसाब से नहीं देख रहे हो आप, अपने हिसाब से देख रहे हो आपने कितने पे किए। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा ऐसा भी हो सकता है किसी और का लॉयर कहे कि मेरे हिसाब से आपको इसके पे करने 1,000 रुपए, तो आप मजीद लायबिलिटी कितने लाते हैं? 1,000 रुपए की, तो आपकी गुडविल अलग होती। गुडविल पे करना एंटिटी स्पेसिफिक होता है कि आपने सारी चीजों की वैल्यूएशन करने के बाद कितने गुडविल के लिए पे किए। तो हमने अगर इससे 2,500 को हटा के देखो तो हमने पहले गुडविल के कितने पैसे पे करते थे? 4,000 रुपए। पर मैंने कहा जब मैं और लायबिलिटी ले रहा हूं और ऑब्लिगेशन अज्यूम कर रहा हूं तो उस वेंचर की वैल्यू सेम रही है और गिर गई, पैसे तो उतना ही पे कर रहा हूं, तो मजीद पैसे किसके पे कर रहा हूं? गुडविल के। पहले बता दो कशफ ये क्लियर है? मुजम्मिल क्लियर है? ओके तुम कुछ पूछ रहे थे जानी। कंसोलिडेट पे तो आएंगे मेरी जान, पहले यहां तक एक रिक्वेस्ट है मेरी जान, सिर्फ जो सवाल पूछने पूछ पर यहां तक। कौन सी? नहीं अब देखो पहले प्लीज जानी, बातें नहीं, इधर फोकस। हाँ देखो सबका सवाल ये हो सकता है, प्लीज फोकस, बातें नहीं। इधर देखो भाई इनका सवाल ये है कि सर सब्सिडरी ने ये लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई है, रिकॉर्ड नहीं। तो अभी पहले या तो ये केस करो या तो वो, सही है, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। मैं कह रहा हूं प्रोबेबल है, तो अगर रिकॉर्ड की भी होती, जल्दी बताओ, अगर ये लायबिलिटी रिकॉर्ड की भी होती 2,500 रुपए की, तो नेट एसेट्स ऑलरेडी कितने होते? 11,500, तब भी गुडविल ज्यादा ही जारी होती। तो बेटा मेरा केस क्या है, तुम समझे नहीं ना, तुमने सुना नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सब्सिडरी ने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है। कहानी यहां से चल रही है भाई, कहानी यहां से चल रही है कि मैं जब सब्सिडरी को खरीदने गया तो सब्सिडरी की किताबों में इसका 1 रुपया भी रिकॉर्डेड नहीं है, वो सिर्फ क्या हुआ है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक चीज खरीदते वक्त उसकी वैल्यूएशन को अपने में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। इन एनी केस सेपरेट बुक्स में तो यही एंट्री बन रही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। पर पूरी लॉजिक इसलिए दे रहा हूं कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है ताकि कंसोलिडेशन में काम आए। बात क्लियर है? मतलब सिंपल मेरे लिए तो ये भी आसान था, मैं बोलता बैलेंस शीट में आ रही है इसको भी इनकॉर्पोरेट करना, आंसर आ जाएगा। पर यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हुआ क्या है पीछे। क्लियर है जी? वो बात की बात है, अभी पहले कंसोलिडेशन में आने दो। जीतेगी हारेगी वो कब की बात है, अभी हम कौन सी तारीख पे हैं? तो मैं कह रहा हूं वो सारी बातें करते हैं। तुम मुझे ये पूछना कि जीत जाए तो क्या होगा, हार जाए तो क्या होगा, आधा सेटल हो तो क्या होगा, इससे ज्यादा सेटल हो तो क्या होगा, कितने केसेस हो गए? हम 4 की बात कर लेंगे, सही है, ये मेरी कमिटमेंट है। हाँ जी, नहीं तेरे को अज्यूम करनी पड़ेगी, अब जाहिर सी बात है चौथी मेंशन होगी, बोलेगा वो सही है, बताएगा जानी कि एग्जाम के अंदर कि भाई तुम तो एक्सपर्ट तो नहीं है ना, लॉयर तो नहीं हो कि इस केस में तुम होते तो क्या होता। वो तुम्हें बताएगा या तो केस हारेगा या जीतेगा या तो इतने पे होंगे, हम तीनों चौरंगियां करेंगे। अच्छा एग्जाम, ये बात तो प्लीज यार, तो तुम FAR 2 में आ गए हो, सब मेच्योर हो गए हो,
ये बात तो नहीं पूछा करो ना कि एग्जाम में कैसे पता लगेगा, या इन्विजिलेटर आके बोलेगा जानी ये कर ले, ऐसा नहीं प्लीज यार। ये तो ना तो रखो यार, ये इतनी टेक्निकल बातें करते तुम बोलो मुझे कैसे पता होगा कि कहीं हारेगा या जीतेगा, लिख के देगा तुझे, सही है, ओके गुड। इधर चलो भाई अब, हाँ जी नहीं भाई इधर सुनो भाईजान, इधर ओ भाई एक चीज तुम खरीद के आ गए, एक कार जो ठुकी हुई थी खरीद के आ गया, बल्ली किसकी है? अपनी है, तो मैं अज्यूम करूंगा ना, नहीं तो प्री अज्यूम तो है, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बोला है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में जब बल्ली आ गई तो फौरन रिकॉर्ड कर लो, बल्ली आ गई, केस तो चल रहा है ना, केस का अराइज होना एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट था, बात सही है बल्लू, क्लियर है, ओके। अब आगे, अच्छा भाई अगर सब्सिडी समझ रही हो लॉस 2,500 का होगा बट पेरेंट कंपनी कह रही है लॉस नहीं होगा, हाँ भाई तो क्या करते हैं भाई बताओ? वो कह रहा है कि सब्सिडी कह रही है 2,500 का लॉस होगा, वो तो डिस्क्लोज किया हुआ है, पेरेंट एंटिटी का लॉयर कह रहा है बिल्कुल सही कह रही है बट हम भी सोचते हैं कि केस जीत ही जाएंगे, तो यहां पे कोई मस्ती होती है? कुछ भी नहीं होता। तो वो जो काटी लगाई है इससे पहले वाला केस होता ना भाई, क्लियर है? चलो जी आगे दूसरा सवाल। सर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, ओहो लाइक कोविड में जब मार्केट वाज नॉट इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा? गुडविल कम रिकॉर्ड होगी या इन्वेस्टमेंट की ट्रू फेयर वैल्यू? भाई अगर कोविड के अंदर भी अगर 10 मर्जर एक्विजिशन हुए हैं तो उस वक्त जो वैल्यू उस मार्केट के हिसाब से थी वही होगी। अब चाहे मार्केट एफिशिएंट हो या ना हो, उस वक्त की इंफॉर्मेशन पे हालात वाकयात देख के इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसी बात है अगर मुझे मस्ती है मैं कोविड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो हालात वाकयात उस वक्त के देखूंगा या बाद के? उस वक्त के। तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होकर सोचे कि क्या करना है, सही है? अब ये तो तुम लोग बीएफडी पूछ रहे हो, सही है? इधर भाईजान ये क्लियर है, पक्की बात है? चलें जी, क्या अभी कंसोलिडेशन हुई या इन्वेस्टमेंट सीखी? इन्वेस्टमेंट सीखी, इसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसको यहां तक कॉपी करो, मतलब कोई मसला, सही है? क्लियर है ना बाबू? हाँ अबे चोर दिमाग तो ऑडिट में होते हैं। ऑडिट वाला तो कहता है भाई कि 5,000 की चोरी करने के लिए पहले एचआर में इंटरव्यू दिलवाया था उसने, पूरा एचआर का इंटरव्यू पास किया, फिर पेरोल में आया, सिर्फ ये कि राइडर बन के पर्ची लेके जाएगा और 5,000 पे चोरी करके निकल जाएगा। हाँ लैपटॉप भी चोरी करेगा, मतलब ऐसे ऐसे भी है हमारे पास, ये तो कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव सोच रखनी नहीं है तुम लोगों ने। कश्यप उसमें कुछ भी नहीं, स्क्रॉल डाउन करूं जानी? आज भेज दूंगा यार, वो IFRS 9 का भी क्विज दूंगा आज, मतलब ऐसा तो तुम लोग भूल जाओगे ना, तो 2 क्विज हो जाएंगे। उसकी समरी हाँ भी वही कह रहा है आराम के, आज दे दूंगा मैं, सही है? अच्छा भाई 2 क्विज हो जाएंगे, एक तो IFRS 9 का ताकि तुम लीज दे दूं। हाँ मतलब मैंने इनसे शुरू में कमेंट किया था कि भाई पिछली चौरंगी चलती रहेगी, लीज दे दूं या IFRS 9? तो तीनों ले लो फिर। या तो वो देख लें जब तक कवर कर लें, या तो यूं कर लेते हैं कि मतलब ये आप लोग बताएं कि हम अगले सैटरडे को, यानी जितना भी
हमारा कोर्स हो चुका होगा, उसका एक छोटा सा मॉक रख लें, ये अच्छा हो सकता है वैसे, सही है। उसके लिए इन्विजिलेशन मैं खुद करूंगा, यहाँ बैठ के ही टाइम के साथ करेंगे, सही है। चलो वो आपको बता दिया जाएगा, मंडे को मैं आपको बता दूंगा ये चीजें आ रही हैं। फिर कंसोलिडेशन में ये प्रिज्यूम्ड होगा कि जितना हो चुका है उतना आएगा, सही है जी। चलें, फिजिकल होगा बिल्कुल। तो मंडे भाई इसमें, ओ मंडे सॉरी सैटरडे, और उसमें कोई रोना धोना नहीं है कि भाई ये मेरी तैयारी नहीं है, ये वो आपने, अब यही ऑब्लिगेशन है आपकी जो आपको मजबूर करेगी तैयारी करने पे, तो आप कवर करें भाई। फिजिकल भी होगा ऑनलाइन, जो यहाँ पे बैठेंगे वो लाइव दे दें, सही है। और चलो ये भी करता हूँ तुमसे, लाइव फीडबैक ले लेना कि सर इसमें मैंने क्या गलतियाँ की हैं, सही है। और फिर ये भी अभी लाइव बोल रहा हूँ, फिर जो रिकॉर्डिंग देख रहा है ना वो नहीं पीछे भागे, उस पर सोल्यूशन से खुद मैच करे, सीधी सी बात है। अगर ये मतलब मज़ा चाहिए कि साथ के साथ पता भी लगे क्या भंड मारे हैं, तो फिर ये यहाँ पे, सही है भाई। चलो ये हो गया कॉपी। दोनों फराज, भाई अब इसी को हम ये देख लेते हैं कि कंसोलिडेशन में इसकी अगर छवि बनती तो कैसे बनती। इधर देखिएगा फोकस के साथ। अच्छा भाई प्लीज फोकस के साथ। मैं अगर इधर देखना भाई, मैं अगर कंसोलिडेटेड एफएस बनाता, ये देखो ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने अपनी ईवाई की गाइडेंस से और पूरे हिस्टोरिकल मर्जर एक्विजिशन के एक्सपीरियंस से सीखी है। मुझे एक एक इंपैक्ट पता है कि कौन सी चीज कैसे फाइनेंशियल्स में मूव हो रही होती है। तो प्लीज यहां पे फोकस होकर समझना कंटिजेंसी का कॉन्सेप्ट, ताकि तुम एग्जाम के लिए ऐसे तैयार हो जाओ कि गलती नहीं करो, तुम्हें पता हो व्हाट इज द इंपैक्ट के फाइनेंशियल में चीजें चल क्या रही हैं। इधर आपको एक बात पता है कि यहां पे मैंने इस एग्जाम्पल में पेरेंट एंटिटी के एसेट्स दिए ही नहीं है। अगर दे भी देता तो वो तो सीधे सीधे आते ना, है या नहीं है भाई। आप खुद के सामने आपकी बात है कि अगर मैं दे भी देता तो वो तो सीधे सीधे आते। कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ देख लेता हूं सब्सिडरी के एसेट्स मेरे पास कैसे आते हैं, तो ओनली सब्सिडरी यहां पे लिख के मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूं, क्या इन्वेस्टमेंट आती या इन्वेस्टमेंट को हटा देते, हटा देते, ऐसा ही है। अच्छा भाई जब मैं इन्वेस्टमेंट को हटा देता तो मेरे पास जो पीपी है वो सब्सिडरी का कितने पे आता, कितने पे आ गया यार। प्लीज देखो वापस से रिकॉल कर रहा हूं कल की क्लास, ये 3000 रुपए, ये 3000 रुपए सेपरेट बुक्स में है या आपने दिए थे, आपने दिए थे। जो ये 3000 रुपए आपने दिए थे ये आपकी इन्वेस्टमेंट में मौजूद थे इंक्रीमेंटली, तो ग्रुप के हिसाब से ये अमाउंट ज्यादा है, तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि इसको डेप्रिशिएट करके रिपोर्टिंग पे चिपकाते हो, याद आ रहा है। तो वो अलग बात है, वो यहां से ही ड्राइव हो रही थी चीज। आगे आपने क्या गुडविल के अलग से पैसे दिए थे, तो मेरी इस एग्जाम्पल के अंदर आपकी जो गुडविल है 6000, तो अभी तो 4 कह रहे थे आप, तो सब वो लायबिलिटी भी तो आपने अज्यूम की, आपने पैसे तो उतने ही दिए हैं। जब लायबिलिटी अज्यूम की है तो आपने पैसे जो मजीद दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं, गुडविल के लिए, तो फिर वो दिखाओ ना कि गुडविल के लिए दिए हैं। अच्छा यानी सर एक कंक्लूजन कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आगे पे लिंक करूंगा इसको। क्या हम इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि जो मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी के अज्यूम करता हूं वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो गुडविल के पैसे हैं, वो मेरा एक्सपेंस, किसका एक्सपेंस नहीं है, पेरेंट का। अब यूं कहेंगे ग्रुप का एक्सपेंस नहीं है, ग्रुप के लिए किसके पैसे हैं, गुडविल के। बस ये बात तो चाहो कहीं साइड में लिख लो। अज्यूमिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी मींस, अज्यूमिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी मींस, assuming contingent liability means this is incremental goodwill, not an expense. सही है बना, अदरवाइज बच्चा ये सोचे ना कैसे ग्रुप ने एंट्री बनाई होगी एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हुआ है, गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, आपके सामने प्रूफ किया ये भी, सही है। आगे गुडविल आप कितना बता रहे हैं, 6000,
500, ये हिसाब आ गया। अच्छा भाई, फिर आपने कहा जो लायबिलिटीज हैं, सेपरेट बुक्स की कितनी थी? ऐसा ही है, ये कितनी आ गई? 3500। अब आप बोलेंगे सर ये तो बैलेंस शीट टैली नहीं है। भाई ये बैलेंस शीट इसलिए टैली नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सब्सिडरी का खरीदा हुआ हिस्सा है। पेरेंट एंटिटी के बैलेंसेस अगर मैं अज्यूम करके इसमें डाल दूं तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? क्योंकि ये पेरेंट एंटिटी के रिसोर्सेज से खरीदी गई थी ना। तो कैश क्रेडिट करके जो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके वही चीजें ले आऊंगा तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स में सब्सिडरी का हिस्सा है। पेरेंट एंटिटी का हिस्सा अगर इसमें मैं चिपका दूं तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। पर क्या सब्सिडरी का हिस्सा क्लियर है? देखो आप खुद अज्यूम करो ना, पेरेंट ने एंट्री क्या बनाई थी? कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अच्छा, जो ये कैश क्रेडिट करके इन्वेस्टमेंट डेबिट किया तो एसेट कम हुआ, एसेट इंक्रीज हो गया, बैलेंस शीट टैली है इस वक्त तक। फिर मैंने क्या किया? इसी इन्वेस्टमेंट को हटा के इतने की इक्विवेलेंट चीजें ले आया, तो क्या बैलेंस शीट आउट होगी या वो भी टैली होगी? यानी सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं भाई। और मैं अल्लाह की कसम ये पहला बैच है जो इतना मैं डिटेल में करा रहा हूं। ये पहले मैं बोलता था इन्वेस्टमेंट हटा देना क्योंकि अपने आप में इन्वेस्टमेंट इतनी, आज मैं लॉजिक भी बता रहा हूं कि ये है। पहले बताओ बात क्लियर है? वापस से, जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट करते हुए सेपरेट बुक्स में आप क्या कह रहे हैं? इतना पैसा गया, एक एसेट आ गया, बैलेंस शीट अब भी टैली है। मैं कह रहा हूं इस इन्वेस्टमेंट के एसेट को हटा के असल चीजें लेकर आ रहे हो तब भी बैलेंस शीट क्या होगी? क्योंकि इसी की इक्विवेलेंट चीजें ला रहे हो ना। यानी 18,000 रुपए बुक से निकालो और 18,000 की चीजें ले आओ, क्या बैलेंस शीट कभी आउट होगी? पर वो 18,000 की चीजों का ब्रेकअप बताते हो, पीपी, गुडविल, लायबिलिटीज। आप अगर वैसे ही अज्यूम कर लें सिर्फ समझने के लिए, लायबिलिटी तो नेगेटिव होती है ना। हाँ, इन तीनों का नेट क्या आता है? आपने पता पूरी बैलेंस शीट में किया है क्या? गुड, ये कंसोलिडेशन नाम ही इसका है कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी 18,000 को रिफ्लेक्ट कर रही थी कैश के एवज, तो आपने कहा वो इन्वेस्टमेंट को कटाओ, उसके असल एसेट्स ले आओ। यही है? अबे हाँ या नहीं? यही है ना? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई। फिर इनकम होती है तो फिर कैसे टैली होती है बैलेंस शीट? ऊपर एसेट्स बढ़ जाते हैं, नीचे इनकम चिपक जाती है, फिर बैलेंस शीट टैली हो जाती है। यहां तक क्लैरिटी है भाई? अब इससे नीचे नहीं हो सकता कुछ। ये वही है जो असल में लिखा हुआ है IFRS में, सही है? अब तो टैली वैली का चक्कर खत्म हो गया ना। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यार। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि डे 1 पे हो गया। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन इंपैक्ट बता दो। भाई ये जो 3,000 रुपए आपको इंक्रीमेंटल दिख रहा है, इसको आप डेप्रिशिएट करके रिपोर्टिंग पे लेके जाते हो, ये एसेट क्या हो जाता है? तो बैलेंस शीट तो कम हो गई, तो नीचे एक्सपेंस इक्विटी भी तो कम होगी, तब भी बैलेंस शीट टैली रहती है। भाई ये भी क्लियर है। तो अब रिपोर्टिंग भी हमने रिकैप कर लिया। अब इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। यानी डे 1 पे सर एक चीज सीख ली, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से गुडविल बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जो लायबिलिटी अज्यूम की है सॉर्ट ऑफ पैसे तो उतने ही दिए, तो अब जो पैसे दिए हैं वो किसके ज्यादा दिए हैं? गुडविल के। यहां तक क्लैरिटी है? चलें, अब हमने क्या किया भाई, इसको हमने यहां से कॉपी करके अब इसको रिपोर्टिंग पे लेके जाएंगे और फिर हम एक सवाल करेंगे। आपके पास अगर साइड में जगह हो तो वहीं आगे चिपका देना उसको, रिपोर्टिंग डेट को। चलें, हमने कहा कि भाई अब हम आ गए एट रिपोर्टिंग डेट। शेयर कैपिटल मैंने कहा सेम रहा, ये आ गया 14,000 रुपये। ये भाई 14,000 रुपये कैसे हो गया? प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में एसेट्स में जा चुका होगा, तो व्हाट वी नीड टू डू, खाली हमें इनकम को पार्क करना होगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ये भी सिखा दिया अभी। चलें जी, अब मुझे बताएं, यहां से जैसे ये देख के बता रहे हैं मुजम्मिल कि सर आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा है? यही है? चलें, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, किसको? सब्सिडरी को। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप सब मुझे बता रहे हैं सब्सिडरी को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5,000 रुपये का। अच्छा, अब ये मैं करवा रहा हूं केस 1। आपके सारे इफ एंड बट्स अभी क्लियर करते हैं इसके, एग्जाम में कुछ भी पूछे। अच्छा, इसका फेवरेट एरिया भी रहा है ये,
पूछता भी है कि केस चल रहा है क्या होगा, तो वो सारी केसेस आज कर लेते हैं। फोकस हो गया तो देखना भाई। पहला केस ये है कि लायबिलिटी नॉट सेटल्ड, मतलब स्टिल कंटिंजेंट। बहुत फोकस होकर देखना, क्योंकि तुम लोगों ने IAS 37 किया हुआ नहीं है, तो मैं उसका जितना हिस्सा यहां पर है वो रेलेवेंट करके करवा रहा हूं। सही है, रिफ्रेशर का तो अलग है, वो तो किए हुए होंगे, पर वो बहुत चीजें हैं, मुझे पता है। इधर लायबिलिटी नॉट सेटल्ड, इधर। अब मुझे एक बात बताओ, जो लायबिलिटी नॉट सेटल्ड का मतलब ये कहानी समझते हैं। अगर लायबिलिटी सेटल नहीं हुई तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हें रिपोर्टिंग पे दिए गए, क्या उसके अंदर वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड है? फिर डिस्क्लोज है। कैसे पता भाई? आप बोलेंगे लिख के दिया है ना, मतलब पता है क्या लिख के दिया हुआ? ये रहा, लिख के दिया हुआ। ऐसे ही एग्जामिनर लिख के देगा भाई ये रहा, लायबिलिटी सेटल नहीं हुई है। अच्छा, अब जरा बात समझें। ये आ गया हमारे पास 16,000 रुपए। अच्छा, अब अगर मैं अज्यूम करूं कि इस एसेट की लाइफ जो ये था वो कितनी है? 10 साल। तो यहां पे 2700 का फर्क होगा, ऐसा है? तो बाकी 12,000 की अकाउंटिंग वो सब्सिडी कर चुकी होगी, आपका उससे कुछ नहीं जाता। वो 12,000 की अकाउंटिंग कौन कर चुका होगा? कि वो तो सेपरेट बुक्स है ना, आपको तो मस्ती ऊपर की है, अबव की है, ये रही। यहां तक क्लियर है? चलें, अब एक चीज सोच के बताएं मुझे फोकस के साथ, क्या ये लायबिलिटी, बता दिया तो मतलब पे गेम आपको समझ आ गई है, क्या ये लायबिलिटी सब्सिडरी की बुक्स में रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद है? नहीं है? हाँ या नहीं? नहीं है। तो इस नेट एसेट्स में भी नहीं है। कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से आपने अज्यूम की थी, कब? एक्विजिशन डेट पे। रिपोर्टिंग तक इसका कुछ हुआ? आपकी नजर में तो होनी चाहिए ना। तो जब आपकी नजर में होनी चाहिए तो रिपोर्टिंग डेट पे भी इस लायबिलिटी को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? दिखाएं। तो सर हमने कहा कि मैं रिपोर्टिंग डेट पे 2500 की लायबिलिटी ले आया। सर ये क्या यहां पे भी कंटिन्यू रहेगी ना? जब आपने एक्विजिशन डेट पे उससे एफएस लिए थे तो उसमें नहीं थी, तो रिपोर्टिंग पे ले रहे हो उसमें भी नहीं है। तो भाई उसमें भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तो होनी चाहिए ना, क्योंकि मुसीबत तुमने ये की हुई है कि उसी लायबिलिटी की वजह से गुडविल क्या हुई हुई है। तो जब गुडविल ज्यादा है तो लायबिलिटी की वजह से है ना। तो वो लायबिलिटी जो एक्विजिशन पे रिकॉर्ड की थी वो कहां पे वापस रिकॉर्ड होगी? रिपोर्टिंग पे, क्योंकि आप ही वो शख्स होंगे जो उसको घसीट के आगे लाएंगे। क्योंकि ग्रुप के हिसाब से इंक्रीमेंटल चीजें ये थी जो कि सेपरेट बुक्स में शामिल नहीं है, क्योंकि आपके सामने इस पूरी एंट्रीज का खुलासा है कि गुडविल भी इंक्रीमेंटल है, इसके अंदर वो 2500 की लायबिलिटी भी इंक्रीमेंटल, जिसकी वजह से गुडविल क्या आई थी? ज्यादा आई थी। और वो जो 3,000 है उसको भी आगे लेके आया हूं, क्योंकि आपने पैसे दिए थे ज्यादा और आपने जो लायबिलिटी अज्यूम की थी उसके लिए गुडविल के पैसे दिए थे ज्यादा। तो वो लायबिलिटी जब आज तक सेटल नहीं हुई है और आप अभी भी कह रहे हैं कि भाई आप पे करेंगे, तो उसको घसीट के कहां लेके आओगे? रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। यहां तक बात क्लियर है? यानी सर देखें, इसमें सोचने का तरीका क्या है। आपने देखा कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्विजिशन डेट पे डिस्क्लोज हुई हुई है, आप उसको क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड करने से जल्दी बताओ क्या होगा? गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। ये काम हो गया। रिपोर्टिंग डेट पे जब आओगे सारे काम वही करना, अपने आप से एक सवाल पूछना, लायबिलिटी सेटल हुई? अच्छा, अगर नहीं हुई तो वापस लिख देना, क्योंकि आपके हिसाब से तो अभी भी वो लायबिलिटी है ना, पर वो लायबिलिटी अगेंस्ट एक्सपेंस है या अगेंस्ट गुडविल है? तो गुडविल जब रिकॉर्ड कर रहे हो उसी की वजह से तो लायबिलिटी भी दिखाओ, क्योंकि अब तक सेटल, तो अगला केस करेंगे ना सेटलमेंट का, वो भी सीख लेंगे, कोई मसला। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, 16,000 पोस्ट एक्विजिशन कितना आ गया? 4,700। अच्छा मुझे बताओ बच्चों के, ये जो पोस्ट एक्विजिशन आया है 4,700 का, सर प्रॉफिट तो 5,000 है। सर ये जो आपके पास 300 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ही ऑटोमेटिकली बुक हो चुका है, होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये चीज कितनी महंगी थी?
एक आखिरी बात बता दो, मुझे पता है बिला वजह की लंबी कर रहा हूं, ये जो 2500 है इसका एक्सपेंस कहां गया? हाँ भाई ये सुनना था, ये एक्सपेंस था ही नहीं, ये किसके अगेंस्ट में था? और अगर एग्जामिनर ऐसे एमसीक्यूज पूछे कि डज दिस 2500 लाइबिलिटी क्रिएट्स एन एक्सपेंस और गुडविल, तो भाई बा खुदा तुम खुद देख लो, ईद की छुट्टियां, अभी बकरा ईद आएगी, मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है, सही ना? बकरा ईद आएगी तो सब बोलेंगे हमें गाँव जाना है, तो जो सही है भाई, जाता है बंदा, वो मतलब ईद तो एंजॉय करेगा ना जाके। पर भाई ये देख लो, अल्टीमेटली नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं होता ना, या तो ये है या तो फिर नहीं है। रख ले, देखो मैं तुम लोगों की आज्ञा के साथ, सही है ना, तुम्हारी परमिशन के साथ, ये नहीं हो कि बाद में कोई बोले कि यार ये देखो मेरा क्या है, मैं कोर्स को ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं बाखुदा अभी भी डेडलाइन यही है कि 1.5 मंथ पहले अगर खत्म करूँ ना कोर्स, या 2 महीने पहले, 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं प्रैक्टिस के, सवाल पे सवाल पे सवाल करते हो परफेक्शन आ जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि भाई इस पे एग्री कर लो कि रख लेते हैं, फिर इसी जुनून के साथ आना है, ऐसा नहीं कि फिर रिकॉर्डिंग पे मर गए, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जीरो से लेके चल रहा हूँ, तो मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि तुम लोग फिर यहाँ पे दिखो, सही है? कल का ओके, फिर मैं बात कर लेता हूँ, बस ये बाखुदा देखो, इसके लिए हमारे लिए फायदा है और कुछ भी नहीं है, कोर्स जल्द से ही खत्म हो जाएगा। हम सुबह इसलिए नहीं रखते, हम रख लेते हैं 11 बजे से, चलो 12, सही है? 12 बजे ऑडिट की भी रखूंगा ना, ऑडिट और FAR2, सही है? क्योंकि देखो सीरियसली तुम्हें बता रहा हूं, तुम लोग फंस जाओगे, पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम क्या सिर्फ यही दे रहे हो क्या पेपर, बाकी भी है ना, तो यार इसके लिए कोर्स कवरेज होनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं चाह रहा कि कभी मैं एक पल पे आके ये सोचूं कि यार थोड़ा सा मतलब स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें स्पीड अप वाली है ही नहीं। जब तुम कहते हो कंसोलिडेशन इज अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट या पे एक टॉपिक है, तो फिर उसको उसी ट्रिक से समझना है। तो बस अभी एग्रीड है, सही है कि कल 12 बजे, चले मैं बात कर लूंगा। फिर ऑनलाइन आप ले सकते हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ ऑनलाइन फिजिकल दोनों है, पर मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताई है कि जब मैं एक स्टेप आगे आ रहा हूँ तो आपको 2 आना चाहिए ना, सही है? चलें, खैर पहले बताओ ये केस क्लियर है भाई? चलें जी, हाँ भाई, केस नंबर 2, भाई कल जो इनमें से जो बैठे में जो फिजिकल नहीं आया, वो इस बात की निशानदेही दे देगा कि भाई वो कितना सीरियस है अपने करियर को लेकर, सीधी सी बात है भाई, अल्लाह की कसम यही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा। तो तुम्हारा तो फिर ये एक फैसिलिटी है, मतलब फजूल की, ये उसके लिए फैसिलिटी है जो बेचारा जॉब करता है, अपने घर के लिए अर्निंग भी करता है, और फिर रात को जाके वो अपनी तैयारी करता है पेपर की। मैं, और जो हमारा केस था, तो भाई मैं तो 3 बिजनेस सोल्यूशन में काम करता था, एक शीशा बार में अकाउंट संभालता था, वो सब कर करा के दोस्त के पास जाता था, फिर रात को क्लासेस समझता था उससे कि भाई सर ने क्या करवाया आज। तो तुम लोगों में तो वो एनर्जी है ही नहीं, मरे हुए हो सारे, रोते हो भाई, जाहिर सी बात है। शीशा अगर मुझे पीना था तो पैसे थे नहीं, ख्वाहिशात इतनी थी, तो जब मैं वहाँ पे शीशा पीने जाता था तो मैंने उसको बोला कि भाई, उस दिन मैं सुन लिया कि वो बोलते हैं कमाता कुछ हूँ, पैसे कुछ आते हैं, कैश फ्लो नहीं समझ आता था उसको, क्योंकि उसने नया बिजनेस खोला था। मैंने कहा भाई आपको कैश फ्लो बनाना चाहिए, उसने बोला चल तू मेरा अकाउंट संभाल, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूँ, उस वक्त मैं कैफ में था, तो खैर उसने बोला सही है। उसने मुझे कहा कि भाई आपका शीशा फ्री, एक वक्त का खाना फ्री, और आपको 8,000 भी मिलेंगे। मैंने कहा यही सोऊंगा। मैं सिर्फ किस लिए गया था कि मुझे शीशा फ्री हो जाए, क्योंकि मेरा दिमाग चलता था, शोर में मुझे पढ़ने की आदत है, मैं सन्नाटे में नहीं पढ़ सकता कि भाई चहल पहल चलती रही है। तो ये सारी चीज़ें कर कराने के बाद उसने जब 8,000 बोले ना, मैंने कहा बाबू गेम हो गई। तो फिर मतलब कहने का मकसद ये कि वो सही कहता है ना शाहरुख खान, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो मिल जाती है ना, पर मसला ये है कि तुम लोग पर कायनात के पीछे जाते हो। इधर इधर चलो इधर प्लीज भाई, मेरा तो ये बिलीफ है बाखुदा कि आप, मैंने तो अल्लाह से जो मांगा आज तक मुझे मिला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, जो मतलब अल्लाह इतना प्यार करता है तुमसे, तुम्हें नहीं दे? हो सकता है ऐसा? भाई अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगो, कोई ऐसे कभी रद्द होती है? होती है नहीं होती? भाई मेरे वालिद नहीं थे, मेरी माँ ने तो अपने जेवर बेच के भी मुझे हर चीज़ ख्वाहिश पूरी की है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यार मतलब एक जो खुदा मतलब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें कोई ऐसे रुसवा करेगा? फिर वो रुसवा तब होता है, वो भी नाराज़ हो सकता है ना जब तुम उसके अगेंस्ट करो।
वो कहता तुझे इतना नवाजा, इतना टाइम दिया, तू भी क्लास लेने नहीं गया। सही है, तो ये क्या, चलो भाई एड रिपोर्टिंग। अच्छा भाई केस 2 प्लीज, केस 2, पहले केस क्या था, सेटल नहीं हुआ। अच्छा केस 2 के सेटल्ड हो गया, सही है। अब प्लीज बहुत फोकस होकर देखिएगा, यहां पे एग्जाम्पल में अकॉर्डिंगली बनाता हूं। पिछले केस में सब्सिडरी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट कितना था, देख लेते हैं, 5000 का। अब लॉजिकल बात कर लेते हैं, लॉजिकल। तुम लोग मुझे बताओगे, देखो लिखना नहीं क्योंकि ये थोड़ी सी यहां पे एक ट्रिक है हल्की सी। अब 2500 का प्रॉफिट होगा, क्यों, वो लायबिलिटी भी तो रिकॉर्ड होके पे हुई होगी ना, पे नहीं भी हुई होगी, लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई होगी। दोनों केसेस में बात एक ही है। अब जरा बात समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि अब 9000 के अंदर मैं सिर्फ 2500 ऐड करूं तो 11500 आ गया, ऐसा ही है ना, चेक कर लो, यही है भाई, सिर्फ 2500 का प्रॉफिट ऐड करो तो यही आता है ना। अच्छा अब कितना आ गया ये 13000। अच्छा नहीं वो तो करेंगे ना, वो तो देखो, अब फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सब्सिडी ने किया होगा, तुम करोगे, हम करेंगे। बेटा प्रॉफिट में कैसे आएगा, उसके अंदर तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा। भाई पिछली बार जो 5000 का प्रॉफिट था उसके अंदर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो होगा ना। बाबू मेरी मैथ बहुत अच्छी है, इधर जल्दी, ये कितना आ गया, मैं गलती होती मैं फौरन एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ भाई इसको सही कर लो, तभी तो तुमसे पूछा प्लस करके कितना आ रहा है। चलो खैर है, सही है। समझने की बात ये है कि सेपरेट बुक का प्रॉफिट ऑलरेडी होगा, सेपरेट बुक का डेप्रिसिएशन इसमें ऑलरेडी, इंक्रीमेंटल क्यों नहीं होगा बताओ भाई, वो तो हमारी मस्ती है, हमारी इन्वेस्टमेंट में था, हम उसको कैरी करते हैं, क्लियर है। चलें जी, और ये 2500 कम क्यों हो गया है, लायबिलिटी या तो बुक हो गई है, सेटल हो गई है, दोनों केसेस में बात एक ही है। तो सब्सिडरी ने, यहां पे लिख रहा हूं, वहां पे एक एक करके, क्योंकि देखो एक एक की मैपिंग है इसमें। सब्सिडरी ने एंट्री बनाई होगी एक्सपेंस डेबिट और क्लेम पेएबल या कैश क्रेडिट, कितने से, या तो लायबिलिटी रखी हुई होगी या पे कर दिया होगा। व्हाटसोएवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो गए होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो गए होंगे। ये कार्रवाई किसने की हुई है, सब्सिडरी ने। उसने बोला ये लो फाइनेंशियल करो कंसोलिडेशन, मैंने कहा चलो अभी करते हैं। 2500 का प्रॉफिट है, ये याद रखना। आगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में अभी भी वही 2700, 300 का नेगेटिव आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 300 का नेगेटिव है ना। ये क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, अभी भी वही कहानी है। आ जाओ भाई इंक्रीमेंटल। अब अगर तुम लोगों ने ये कहानी सुन ली और ये पिक हो गया तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे किल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया एग्जाम में तुमसे हो जाएगा। इधर देखना फोकस के साथ। अब मेरा मानना यह है कि जब मुझे फाइनेंशियल मिले रिपोर्टिंग के, तो मैंने पेज घुमाए, केस गायब है। केस क्यों गायब है, रिकॉर्ड हो गया ना। तो फिर ये दो तो चीजें नहीं हो सकती ना कि रिकॉर्ड भी हो डिस्क्लोज भी हो, या तो ये होगा या तो वो होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई वो केस जो है सेटल हो चुका है। अच्छा अब मेरा दिमाग चल रहा है ग्रुप के हिसाब से, किसके हिसाब से। अच्छा अब मैं सिर्फ सारी चीजों को साइड में रख के एक पिक्चर सामने रख रहा हूं तुम्हारे, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ग्रुप के हिसाब से जो जानी चीज है वो ये है कि तुमने गुडविल डेबिट करके क्लेम पेएबल को रखा हुआ था, कितने से, कौन सी बुक्स में, ये तुम्हारा काम था, ऐसा ही है। अच्छा ये तो तुम्हारी बात हो गई थी डे 1 की, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये अकाउंट्स बनाए थे सेपरेट बुक्स के तुम्हारे सामने। लायबिलिटी तुमने इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड की थी, क्योंकि तुम क्या कहते थे, तुमने कैश दिया, इन्वेस्टमेंट ले आए, अब उसी 18000 की इन्वेस्टमेंट की एवज जो जो चीजें बनती है वापस रिकॉर्ड कर ली थी, तो इक्विवेलेंट टू 18000 था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो तुम लोगों ने डे 1 पे 18000 रिकॉर्ड किया था, ये नेट, उसके अंदर 2500 की लायबिलिटी थी, एक्सपेंस के अगेंस्ट में, गुडविल के अगेंस्ट में। अच्छा अब आगे देखो, जब गुडविल के अगेंस्ट में थी तुम ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो,
सब्सिडरी ने इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करके दूसरी बार रिकॉर्ड की। अब पिक करो भाई, एक चीज तुमने रिकॉर्ड की हुई है और तुम उसको आगे कैरी कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, तुम खुद सोचो, तुम सारी चीजें साइड में करके ना सिर्फ एक चीज सोचो, जब जब तुम कंसोलिडेशन करोगे तब तब तुम इन्वेस्टमेंट को हटा के असल चीजें लाओगे। उस असल चीजों में ये 2500 की लायबिलिटी भी होगी, है, सब्सिडी ने भी रिकॉर्ड कर ली। कितनी बार हो गई? 2 बार। पहले बताओ ये बात समझ आती है? भाई आप ही वो शख्स थे ना जो 18,000 का कैश देके इन्वेस्टमेंट लाए और फिर उसी के इक्विवेलेंट चीजें ले आए। अभी भी उस 18,000 में ये 2500 की लायबिलिटी मौजूद है। जब जब हटाओगे तब तब लाओगे, जब जब हटाओगे तब तब लाओगे। बट कहने का मकसद ये कि लायबिलिटी सब्सिडी भी तो रिकॉर्ड करके बैठी हुई है। कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। पहले तो ये कॉन्सेप्ट बताओ, क्लियर है? 2 बार लायबिलिटी वाला। चलो पहला कॉन्सेप्ट पे मैं टिक लगा रहा हूं, 2 बार रिकॉर्ड हुई है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ग्रुप के हिसाब से तो ये एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो गुडविल के पैसे हैं। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? सेपरेट बुक्स की, कंसोलिडेशन। तो ग्रुप के हिसाब से ये पैसे थे ही गुडविल के। मुझे पता था ये मुसीबत होगी, तो मैं लायबिलिटी अज्यूम करके गुडविल के ज्यादा देके बैठा हुआ था, वो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। तो 2 सवाल है मेरे। पहला, क्या सब्सिडी के हिसाब से ये एक्सपेंस नहीं है? उसने सही किया हुआ है अपने हिसाब से, वो तो सेपरेट एंटिटी है ना, सिर्फ कंट्रोल में करता हूं। पर व्हेन इट कम्स टू मी कि भाई मैं देखूं मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से तो वो पैसे गुडविल के थे ना, एक्सपेंस के नहीं थे। इस बात को मानते हो कि लायबिलिटी 2 रिकॉर्ड हुई हुई है और एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ है साथ साथ? लायबिलिटी, एक्सपेंस एक लिखो अपने पास, लायबिलिटी 2 रिकॉर्ड हुई हुई है, एक्सपेंस 1 रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अभी आगे देखते हैं क्या करना है। लायबिलिटी 2 रिकॉर्ड हुई हुई है, एक्सपेंस 1 रिकॉर्ड हुआ हुआ है। ये हो गया भाई? अच्छा, अब 2 मसले डिस्कस कर लेते हैं। लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए ना, एक तो होनी चाहिए ना। अगर आपने पे नहीं किया तो 1 होनी चाहिए ना, और चलो पे भी कर दिया तो होनी नहीं चाहिए। तो देखो दोनों केसेस लिखे ना ऊपर, या तो पेएबल है या तो पे कर दिया। दोनों केसेस के अंदर लायबिलिटी तो रिवर्स होगी, क्योंकि दिस इज नो मोर पेएबल। सही है? पहला मसला समझ आता है? लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? पे हो चुकी है या तो एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है, तो डबल नहीं होनी चाहिए। सही है? वापस से इधर देखें, वापस से आपके सामने इतना समराइज करके दे रहा हूं कि 2 लायबिलिटी है, 1 एक्सपेंस है। इसमें से कितनी लायबिलिटी रखूं? एक को क्या करूं? हटा दूं। ये लो 0। मैं आपको बोलता यहां पे रट्टा लगाओगे, यहां पे नहीं पे करना तो 0 रख दो, तुम बोलोगे हाँ भाई नहीं पे करना तो 0 हो गई। पर पीछे कॉन्सेप्ट तो समझो चल क्या रहा है। 0 रख दिया, हाँ या नहीं? चलें जी, अब लायबिलिटी का मामला हल हो गया। अब दूसरा मसला ये कि मेरी नजर में एक्सपेंस नहीं है। किसके पैसे हैं? गुडविल के। तो एक्सपेंस भी रिवर्स होना चाहिए। आपको पता है ये ग्रुप अकाउंटिंग कहती क्या है? वो कहती है मैंने तुमसे डे 1 पे लायबिलिटी बुक ही इसलिए करवाई थी कि आगे जाके रिवर्स करो। आगे जाके, क्योंकि जब तुम्हें पता लगेगा कि आगे जाके सब्सिडी एक्सपेंस बुक करेगी तो वो एक्सपेंस नहीं होगा, गुडविल के पैसे होंगे। तो अपनी लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक कर लेना, ताकि वो इनकम एक्सपेंस सेट ऑफ हो जाए और वो सिर्फ एक ही चीज रह जाए, लायबिलिटी और गुडविल। लायबिलिटी, इतनी टेक्निकल बातें वापस से समझते हैं। मैंने कहा 2 लायबिलिटी है, 1 एक्सपेंस है। 2 लायबिलिटी कैसे हो गई? एक तुमने रिकॉर्ड की, एक उसने रिकॉर्ड की। अच्छा, मैक्सिमम कितनी पे होगी? 1 को हटा दें। जब 1 को हटा दें तो बाखुदा बताओ लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट? डेबिट। लायबिलिटी को हटा दो, खत्म हो गई। सही है? अब दूसरा सवाल ये कि मैं क्रेडिट क्या करूं? गुडविल, एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस? क्यों? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि आपने वो पैसे किसके दिए थे, तो गुडविल तो रिकॉर्ड हुई है ना। आपको मुसीबत ये कि वो ग्रुप के हिसाब से, मैं आई एम नॉट सेइंग सब्सिडी के हिसाब से,
आप कह रहे हैं आपके हिसाब से वो लायबिलिटी किसके अगेंस्ट में, तो रहनी भी किसके अगेंस्ट में चाहिए, क्योंकि ग्रुप के लिए तो वो एक्सपेंस कभी था ही नहीं, ग्रुप के लिए तो वो कभी एक्सपेंस, तभी दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग अ ग्रुप अकाउंट्स। तो ग्रुप के लिए जब कभी वो एक्सपेंस ही नहीं था तो उस एक्सपेंस को एक्सपेंस रहने दूं या रिवर्स कर दूं। अच्छा, रिवर्स करने की तो क्यूमुलेटिव एंट्री क्या बन रही है पता है, लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस। अच्छा, इससे दो चीजें हुई, पहली लायबिलिटी घूम गई और एक्सपेंस भी घूम गया, तो भाई लायबिलिटी बची नहीं, एक बची तो गुडविल वो भी बच गई। तो ग्रुप के हिसाब से ही हो गया ना सब, कि लायबिलिटी भी होनी चाहिए थी, गुडविल भी होनी चाहिए थी, लायबिलिटी भी रह गई, गुडविल भी रह गई। लायबिलिटी दूसरी थी वो कहां गई, खत्म हो गई, और जो एक्सपेंस था उसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में खत्म हो गया। तो इसकी समझ पता है क्या, अगर रट्टा लगाना हो, जो कि लगाना नहीं चाहिए, लायबिलिटी सेटल हो जाए तो यहां जीरो रख देना, लायबिलिटी सेटल हो जाए तो यहां पे जीरो लिखना नहीं। अभी एक चीज यहां पे, एक मिनट, इसको आवाज आ रही है भाई तुम लोगों को, क्लियर है, जल्दी बताओ, या नहीं आ रही, आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है यार सबको, चलें जी, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहां पे एक चीज सिखानी है तुम्हें, क्योंकि ये परफॉर्मा जो बनाया वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है। इधर देखो, मुझे बताओ इसको अगर मैं टोटल करूं प्लीज, इसका टोटल बताओ, 16,000। अच्छा, मैं अगर इसका चेंज लूं 4,000, देख लो, इसको मैं कहता हूं, प्लीज लिखे बगैर तो देखो, एक चीज सिखानी है यहां पे, ये जो 4,700 आया ना, इसमें तीन चीजें हैं, सब्सिडी का प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, 2,500 की इनकम, चेक कर लो, 2,500 की इनकम भी है। यहां पे जीरो रखने से सब खुद ब खुद हो जाएगा, वो जो नेगेटिव है ना रिवर्स होकर इनकम में कन्वर्ट हो गया, और नीचे कितना आ गया 4,700। पता है हुआ क्या है, सब्सिडी ने इनकम कितने की कमाई, जल्दी बताओ, 2,500 की, इसके अंदर 2,500 का एक्सपेंस भी नेट हुआ है, हाँ या नहीं, तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, ग्रुप के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर मैंने कहा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए, किया वो किया था, पर मैं कह रहा हूं जो लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी वो होनी चाहिए, घुमा दूं, जीरो रख दिया, जीरो रखने से क्या हो जाएगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो बॉटम लाइन आ रही है ना, इंक्लूसिव ऑफ दैट इनकम है, इंक्लूसिव ऑफ दैट इनकम है। तो इससे हुआ क्या है, लायबिलिटी खत्म हुई है, इनकम रिकॉर्ड हुई है, लायबिलिटी खत्म हुई है, इनकम रिकॉर्ड हुई है। पूरी कहानी में हुआ ये कि एक लायबिलिटी रह गई और गुडविल रह गई, बाकी जो था वो रिवर्स हो गया। पूरी कहानी समझ आ गई भाई। अच्छा, तो यहां पे ये सवाल आ रहा है कि सर रिपोर्टिंग पर क्या एंट्री बनेगी, अभी तो बताइए, लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, तो एक लायबिलिटी बच गई और गुडविल बच गई, कौन सी बुक्स में आ जाएगी, कंसोलिडेटेड बुक्स में। अच्छा, अब जल्दी बताओ, क्या तुम यहां पे मजीद लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे या सब्सिडी की बुक से जो उठाओगे उसमें ऑलरेडी होगी, ऑलरेडी होगी, तो वापस यहां पे डालने की होशियारी नहीं करना। तो पहले वाले केस में क्यों की थी, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं थी, तो हमने रिकॉर्ड की, इस केस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगी, तो आप जो वहां से लायबिलिटीज लेकर आएंगे उसके अंदर ऑलरेडी शामिल होगी। आपने अगर कर दिया तो कितनी बार हो जाएगी, 2 बार, ठीक है, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और आप मुझे बताएं बाखुदा एक्सपेंस होना भी कितना चाहिए था, जीरो, और जीरो की लॉजिक है क्योंकि ग्रुप के हिसाब से कभी ये एक्सपेंस था ही नहीं, ये गुडविल के पैसे थे। बात क्लियर है, सारी इक्वल हो गई चीजें, कॉपी करो उसको जल्दी, जल्दी क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ जी। नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आया, तो हमने तो लायबिलिटी गुडविल के लिए रखी हुई थी ना, कि हमने कहा कि भाई सही है मैं पे करूंगा। अच्छा, अगर तुम लोग सारे बच्चों सिर्फ ग्रुप के हिसाब से सोचो, अभी और क्लियर हो जाएगा, सिर्फ ग्रुप के हिसाब से सोचो, ग्रुप को क्या एंट्री बनानी चाहिए थी, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस होना ही नहीं चाहिए था। तो ये भी तो यही हो रहा है कि जो एक्सपेंस बुक हुआ है वो लायबिलिटी के जरिए क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्योंकि हमने लायबिलिटी रखी इसलिए थी कि मुझे पता था कि आगे जाके जब ये मस्ती सब्सिडी करेगी तो वो लायबिलिटी बुक कर लेगी, तो मैं अपनी लायबिलिटी को रिवर्स करके एक रहने दूंगा और उसके एक्सपेंस को सेट ऑफ कर दूंगा, ताकि अकाउंटिंग किसके हिसाब से हो जाए, ग्रुप के हिसाब से। क्लियर है? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, जब आप लायबिलिटी सेटल कर लोगे ये, तो उस वक्त एंट्री बनेगी लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, सेटल जब करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा ना,
और वो सब्सिडरी खुद कर लेगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। और आपकी गुडविल तो इसलिए अनचेंज रहेगी क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं ना, मैंने लायबिलिटी तो अज्यूम कर ली थी जिसकी वजह से मैंने गुडविल के पैसे ज्यादा दिए, तो गुडविल विल रिमेन स्टैटिक क्योंकि वो उस लायबिलिटी की वजह से ही थी। बात क्लियर है? लायबिलिटी अज्यूम करने का आपको नुकसान क्या था कि आपने गुडविल के पैसे ज्यादा दिए थे, तो वही तो किया हमने। सही है? पे कर दिया या लायबिलिटी बुक कर लिया, दोनों केसेस हैं ये। या तो लायबिलिटी बुक कर ली है या तो पे कर दिया है, दोनों केसेस में एक्सपेंस तो बुक हो चुका है ना। अगर पे भी कर लिया होता तो बिला वजह की एक लायबिलिटी पड़ी हुई होती, तो क्या वो होनी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए, ये हो गई। और एक्सपेंस तो बुक ही नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पैसे ग्रुप के हिसाब से किसके थे, गुडविल के। तो हमने क्या किया, जो लायबिलिटी रिवर्स की उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस को रिवर्स कर लिया। आपने टेक्निकली किया नहीं, यहां से खुद हो जाएगा, पर मुझे तो लॉजिक देनी थी कि हो क्या रहा है। सही है भाई? ये हो गया ना यहां तक कॉपी? स्क्रॉल डाउन करूं? हाँ जी, चले आगे। अच्छा भाई, अब हम जरा एक प्रश्न उठा लेते हैं। चलो भाई, अगर केस जीत जाएंगे तब भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम में, तो तब भी 0 रख देना, 7.5 हो जाएगा। लॉजिकल बात है ना। ग्रुप पहले कह रहा था कि मुझे पे करने हैं, अब ग्रुप कह रहा है मुझे पे, तो जब पे नहीं करने तो दिस विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। और सब्सिडी ने तो कुछ भी नहीं किया होगा क्योंकि उसकी बुक्स में शुरू से भी डिस्क्लोज थी, अब भी डिस्क्लोज है, कहानी खत्म। सही है? नहीं, प्रॉफिट ग्रुप का बढ़ जाएगा ना, ग्रुप का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रुप की लायबिलिटी क्या हो गई, माइनस हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल। तो इन एनी केस अगर जीत भी जाओ तो 0 रख देना। बात तो लॉजिकल है ना कि लायबिलिटी नो लॉन्गर पेएबल इज योर इनकम, तो ग्रुप ये ले भाई, तू हो गया 20240। अभी आगे इसमें तो और बहुत चीज़ है। 240। चले जी, हमने कहा कि भाई सबसे पहले नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन में उसने कहा कि भाई शेयर कैपिटल तो आपका चेंज नहीं हुआ, वो तो 1200 ही ले लिया मैंने। और फिर उसने कहा कि भाई रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 2100 की है, तो वो ये आ गया। आपकी बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गई थी 3300 की। आपकी कितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है? 3। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और कंटिंजेंट लायबिलिटी 4 हो गई, क्योंकि आपने कहा कि भाई ये लायबिलिटी आप अज्यूम कर रहे हैं तो आपके नेट एसेट्स रिड्यूस होंगे और इससे आप गुडविल के पैसे ज्यादा दे देंगे, क्योंकि जितने नेट एसेट्स कम उतनी गुडविल ज्यादा। तो आपने कहा भाई 3300 के आपके कुल मिला के नेट एसेट्स हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। आपने कहा इसमें आपने 6200 पे किए थे, किस नाम पे भाई? इन्वेस्टमेंट के नाम पे। पर ये पैसे आपने सामने वाली कंपनी के एसेट्स के लिए भी दिए थे, लायबिलिटीज के लिए भी दिए थे, और कंटिंजेंट लायबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट किया था जो कि इंक्रीमेंटल है, जिसकी वजह से आपकी गुडविल क्या हो गई थी? ज्यादा। तो इसके अंदर 2900 के अंदर इस 1200 के कंटिंजेंट लायबिलिटी का इंपैक्ट भी शामिल है। ये कहानी हो गई कौन सी डेट की? एक्विजिशन की। अच्छा, XYZ ने भी कोई कंपनी परचेज की हुई है जिसकी इन्वेस्टमेंट शो हो रही है, बिल्कुल ऐसा है, उसको आप एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि आपने तो उल्टा उसके लिए पैसे पे किए हैं, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के पार्ट थी ना, तो आप जब एसेट्स लेके आएंगे तो वो भी लेकर आएंगे। क्लियर है? अच्छा भाई, 2900 की गुडविल तक क्लियर है?
अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई ग्रुप ने कितने पैसे कमाए, तो पहले आप रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे। रिपोर्टिंग पे आपने ये जो लैंड की वैल्यू है ये एज इट इज रख दी क्योंकि वो डेप्रिशिएबल नहीं है। फिर आपने कहा बिल्डिंग की रिमेनिंग लाइफ कितनी दी हुई है 5, तो आपने इसको डिवाइड किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आपके पास कहा कि भाई इतने का शॉर्टफॉल है क्योंकि इंक्रीमेंटली मैंने इतना रखा था, डेप्रिशिएट होके इतना बच जाएगा कंसोलिडेटेड बुक्स में, और ये कितना आ गया 540। वाई दिस इज 0? दिसंबर में वो सेटल हो चुकी है, उसका एक्सपेंस बुक हो चुका है, तो जब सेटल हो चुकी है, एक्सपेंस बुक हो चुका है, तो आपके पास ये लायबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा चलो 0 रख देंगे। 0 का इंपैक्ट ये होगा लायबिलिटी खत्म और इनकम बुक हो जाएगी। अच्छा फिर इनकम क्यों बुक हो रही है? क्योंकि प्रॉफिट से लेस हुआ है और ग्रुप के हिसाब से कभी ये एक्सपेंस था ही नहीं, ये गुडविल के पैसे थे, तो गुडविल के नाम पे सेटल होने चाहिए थे, दैट्स इट, कोई मसला। चलें जी, हमने कहा भाई ये 6260 में से अगर माइनस किया तो 2960 आ गया पोस्ट एक्विजिशन। हमने कहा पेरेंट एंटिटी की आज तक की कमाई इतनी है, सब्सिडरी की बाद की कमाई इतनी है, तो हमने कहा रिटेन अर्निंग ग्रुप का आ गया हमारे पास 10160। हमने जब बैलेंस शीट बनाई तो हमने कहा कि भाई जो यहां पर 1000 और 400 की फिगर, ये तो 1400 होते तो वहां पे 1600 क्यों है? क्योंकि आपने ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी ना, कितने की? क्योंकि आपने पैसे इतने ज्यादा पे किए थे। जब ज्यादा पे किए थे तो आपने इन्वेस्टमेंट में इसको क्लब किया हुआ था ना, तो उसके अगेंस्ट में जब वापस एसेट्स लेके आ रहे हो तो वही लाओगे या ज्यादा वाले लाओगे जितने आपकी जेब से लगे, तो ये आ गया। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा बिल्डिंग इसकी किताबों में देखो 2000 की आ रही है और 2240 की आ रही है, पर क्या सिर्फ यही है? आपने कुछ इंक्रीमेंटल भी पे किया था, जो इंक्रीमेंटल पे किया था वैसे ही डेप्रिशिएट भी हुआ है, तो क्या उसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नीचे बुक हो चुका है? यस, तो ऊपर से एसेट भी कम हो चुका है, नीचे से इक्विटी भी कम हो चुकी है, बैलेंस शीट टैली है। तो हमने कहा भाई ये आ गया 4560। इक्विपमेंट के अंदर 2500 प्लस 1440 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसके अलावा आपने इंक्रीमेंटली पे किया था, उसको डेप्रिशिएट किया, जो बच गया वो आपने ऐड कर दिया, ये आ गया। अच्छा भाई, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? वो सब्सिडरी वाली है क्योंकि आपने तो उसके लिए पे किया था उल्टा, तो वो तो आप लेके ही आएंगे अपने पास इधर। अच्छा भाई, फिर आपने कहा गुडविल 2900 की, ये भी ऑफ द बुक्स थी, ये भी आपने इंक्रीमेंटली पे किया था, तो ये भी आप लेकर आ गए, और उसके बाद आ गए अदर एसेट जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने कहा ये आ गया 20240। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट एंटिटी का, क्योंकि ग्रुप का एक ही है भाई सब हिसाब किताब। ग्रुप रिजर्व में पेरेंट एंटिटी की अपनी रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिला के कितने होते हैं? 10160। लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट है? पक्की बात है। अच्छा, अगर ये लायबिलिटी सेटल ना हुई होती तो यहां पे वो ऐड हो जाती, यहां पे वो ऐड हो जाती, और सब्सिडरी क्योंकि वो सेटल कर चुका है तो यहां पे वो सेटल हो भी चुकी है, हमने रिवर्स भी कर दिया, तो यहां पे कुछ दिखना नहीं चाहिए, उसकी इनकम भी बुक हो चुकी है, तब तो ऐड करते ना भाई। अगर उसने डिस्क्लोज की भी होती तो यहां आती, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है और करनी भी चाहिए। बात क्लियर है? चलें जी, तो हमने ये कर दिया, तो ये आ गया 20240 की अमाउंट। हाँ भाई, इसमें कोई सवाल? क्लैरिटी है? तो आज की क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिजेंसीज। सही जी। अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कल मिलें, अगर कल क्लास हुई भी तो कब से होगी? 12 से 2, और फिर ऑडिट होगी 2 से 3:15। सही जी, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।